हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का सैम्पल पेपर है। ये सीबीएसई की तरफ से इशू किया गया है और अगर सीबीएसई ने किया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। और ये जो क्वेश्चन इसमें आए होते हैं ना, इसके आसपास के क्वेश्चन भी तैयार किया करो ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, उस समूह का चयन करें जिसमें सभी जीवों के पोषण का तरीका समान है। आपको इन चारों में से पता लगाना है किसका पोषण करने का तरीका सेम है। देखो, आपने पता है पोषण के तरीके पढ़े हैं आपने। एक तो सपोषी होता है, जो पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दूसरा हेटरोट्रॉपिक जो होता है ना, हेटरोट्रॉपिक यानी कि जो विषम पोषी होते हैं, उनमें 3 प्रकार से जो है ना भोजन प्राप्त करने के तरीके होते हैं। एक होता है प्राणी संपोषण, ये आप साइंस की नई बुक में 5 चैप्टर में देखेंगे ना। अगर आपके पास डीओ की तरफ से सपोर्टिंग मटेरियल है ना, तो उसमें आप हिंदी मीडियम में पेज नंबर 73 पर देखना, ठीक है, आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 बता दो, 3 कौन से विषम पोषी पोषण होते हैं। एक होता है प्राणी संपोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण और एक होता है परजीवी पोषण। अब आप चेक करो इनमें से कौन सा है जिसमें सारी एक ही चीजें में लिखी हो, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ना, ये अमरबेल, टिक्स, जू, जोंक और फीताकृमि, ये दूसरों की बॉडी में जाकर उसको खाते रहते हैं। ये सारे के सारे परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना डीपली आया है, देख रहे हो। मतलब आपने जो डिफरेंस पढ़ा है ना, खाली प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, ये परजीवी, वो काफी नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको क्या बताना चाहता हूं मैं, कि क्वेश्चन कैसे डीपली आएगा। अब ये पहले वाला क्यों आंसर नहीं है, अब बता सकते हो पहले वाला क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे ना यीस्ट लिखा है, क्या लिखा है, यीस्ट। और यीस्ट किसके अंदर आता है, देखिए यीस्ट आपको पता है किस में आता है। ये जो यीस्ट आपने देखा होगा अनारबिक में होता है, तो परजीवी नहीं होते हैं, है ना। तो आपको ना अगर जैसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा मैं चूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को ना काटने वाले तरीके से करोगे ना, जल्दी हो जाएगा। जैसे घास और यहाँ पर शेर दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये कट गया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो है फीताकृमि लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये जोंक लिखा हुआ है और जो ये सारे के सारे मतलब एक ही प्रकार है, तो ये तो आंसर ही होगा ना। अब इसमें देखो गाय लिखा है और कैक्टस लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग है ना। और यहाँ पर यीस्ट लिखा था और अमरबेल है, दोनों अलग अलग है, तो ये कट गया, तो बचा क्या, गाँव बचा, ठीक है। तो आप काटने वाले तरीके से करोगे ना एमसीक्यू, तो आप जल्दी कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सेकंड नंबर पर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने के बाद बनने वाले उत्पादों की ओर संकेत करता है। तो आपने वायवीय अवायवीय श्वसन पढ़ा है, तो ये अवायवीय श्वसन के अंदर आएगा। साहब बोल रहा है ना ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है। देखो ऑक्सीजन की कमी बोल रहा है, और कमी का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर लिखा होगा सपोर्टिंग मटेरियल में, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सपोर्टिंग मटेरियल का, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, तो पेज नंबर 77 में मिलेगा आपको। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ऑक्सीजन का अभाव होता है ना, या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वह लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। तो ये देखो इसका खा आंसर आ गया। तो मैं बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि बच्चा ना एक्स्ट्रा भी सीखे। अब आप लैक्टिक अम्ल पढ़ोगे तो उसके आसपास की चीजें भी पढ़ लोगे, आपको भी अरे सर ने तो मजा करवा दिया और पेपर तो हमें आसान लग रहा है। ऐसे करनी होती तैयारी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मस्तिष्क के कार्य और भाग का सही संयोजन है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मस्तिष्क काम भी करता है और उसका जो पार्ट बता रखा है वो बिल्कुल सही बता रखा है। आप चेक करो, तो आपको इसका मतलब पता है क्या है, मस्तिष्क के तीनों भाग के कार्य पता होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो कौन सा आंसर होगा। ये कह रहे हैं जो पोस्चर संतुलन क्या सेरेब्रम करता है, इसका मतलब मस्तिष्क के आपको काम करने हैं। तो मैं तो बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सैम्पल वगैरह आपके पास नहीं है ना तैयारी करने के लिए, डीओई का सपोर्ट ही कर लो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। अगर आपके पास और एक्स्ट्रा बुक नहीं है तो आप यहाँ पर देखो मस्तिष्क के कार्य के भाग बोल रहा है, तो पेज नंबर आप 95 निकालोगे ना सपोर्टिव मटेरियल में, तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर देखो ये लिखा है पोस्चर और संतुलन। तो आप बताओ ये पोस्चर का काम और पूरी बॉडी को संतुलन करने का काम कौन करता है, ये अनुमस्तिष्क करता है, जबकि इसने यहाँ पर प्रमस्तिष्क लिखा है, तो गलत है। यहाँ लिखा है लार मुंह में बनना, जो हमारे मुंह में लार बनती है, आप बता सकते हो वो कौन करता है, जो उसको कंट्रोल करेगा लार को। देखो इसका आंसर ना मेडुला है। तो ये जो लार है ना उसको कंट्रोल करता है। एक बार बताऊं, जितनी भी बॉडी में लिक्विड चीजें होती है ना, जो बहने वाली होती हैं, उन सबको मेडुला ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब जब आप सपोर्टिव मटेरियल खोलोगे ना, तो उसमें 95 पेज नंबर पे आपको तब मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे आधे लिख दिया इन्होंने, काम खत्म कर दिया और लार पूछ लिया।
ठीक है, तो आपको मॉड्यूल याद रखना। बाकी एनसीईआरटी की बुक से बढ़िया कोई है नहीं, उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सारी डिटेल दी होगी, उसमें जो जो लिखे हैं वो सारे अक्षर आएंगे, उससे बाहर मुश्किल है कुछ दे, है ना। बाकी थोड़ा घुमा के तो आता ही है। अब ये भूख जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, कह रहा है पश्च मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो जो भूख होती है ना हमारी, जो भूख है ना वो अग्र मस्तिष्क करता है, और जो हम याद रख रहे हैं ना चीजों को, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भी अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। हम भूख भी तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना, इसलिए अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है। और ये रक्तचाप जो है ना, ये पश्च मस्तिष्क, ये सही लिखा है, ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक मरीज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये कह रहा है यह निम्न में से किसके अपर्याप्त स्राव के कारण हो सकता है, बताओ। अगर उसकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया तो पता है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर किस चीज की कमी हो रही है, उसमें इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन, ठीक है, उसका कम होना हो गया। इंसुलिन जब कम हो जाता है बॉडी में, ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो एग्जाम में ना पुराने पेपर उठा के देख लो, या तो इंसुलिन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, या हमारे को गोइटर का दे देता है। गोइटर मतलब जो घेंगा रोग हो जाता है ना, जब हम आयोडीन नहीं खाते ना तो उससे घेंगा रोग हो जाता है, गला बाहर आ जाता है। तो ये हार्मोन वाली जो चैप्टर है ना, उसको आप अच्छे से कर लो। जैसे आपसे ये पूछ सकता है, ये जो इंसुलिन है ना, ये जो इंसुलिन है, ये हमारी बॉडी में कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, तो ये अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में। जो क्वेश्चन ये आया ना उसके आसपास की चीजें करो, ठीक है, पेज नंबर 97 पे निकालोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे सुनो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है काले फर वाले खरगोश भी। अब देखो ध्यान से सुनो, जिस बच्चे ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा ना वो बता देगा कि खरगोश है, उसकी काला फर है, मतलब काले बाल है, और सफेद फर वाले खरगोश भी है। देखो यहाँ बी बड़ा लिखा है और ये वाला बी छोटा लिखा है ना, तो ये डोमिनेंस कहलाएगा, ये रिसेसिव कहलाएगा, ये प्रभावी कहलाएगा और ये अप्रभावी कहलाएगा। ये कह रहे इन दोनों का संकलन कराया, मतलब अब इनसे बच्चे करवाए जा रहे हैं। और बच्चे सारे पता कैसे हो गए, 12 को बच्चों काले फर वाले बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब ये कह रहे माता पिता खरगोश की अनुवांशिक संरचना के बारे में क्या अनुमान लगाएंगे। आप बताओ कि जो माता पिता है ना वो कैसे हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इससे मतलब सारे बच्चे काले पैदा हुए हैं। तो आपको पता है दिमाग में क्या रखना है, देखो जानबूझ के ना ये चेंज करेगा, लेकिन आपको बेस वही वाला याद रखना, बड़ा टी और छोटे टी वाला। आपको सोचो जब पहली F1 जो जनरेशन आई थी उसमें चारों के चारों लंबे पैदा हुए थे ना, और यहाँ पे चारों तरफ काले पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिलेशन होगा बीबी और बीबी, ये जो बीबी है ना ये काले वाला और ये बिल्कुल छोटा क्योंकि सफेद है, और इनका जो बच्चा पैदा होगा वो चारों लंबे हैं मतलब काला पैदा होगा। पता है ऐसा क्यों, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब मेंडल ने टेस्ट किया था तो एक पूरा बड़ा टी लिया था, एक छोटा लिया था, और ये पूरा प्योर टी था, ये छोटा छोटा था। तो जो पहले जनरेशन में सारे के सारे जो पैदा हुए लंबे पैदा हुए, यानी कि पहले वाले की बात मानी गई ना। और यहाँ पर पहले वाले को काला वाला बोल रहे हैं और दूसरे वाले को व्हाइट बोल रहे हैं, और उसको स्मॉल में लिखा है। आपको खुद अपने अपना उससे कंपेयर करके खुद करना होगा। अगर ये क्वेश्चन में बोलता ना, अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि 3 काले पैदा हुए और 1 सफेद पैदा हुआ, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा होता, उसमें से फिर ये वाला होता। जैसे बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी हमने जब मिलाया था तो 3 लंबे छोटा पैदा हुआ था ना, तो फिर ये वाला होता। इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुए हैं, लेकिन कभी बोलेगा बीज के बारे में, कभी बोलेगा रंग के बारे में, कभी बोलेगा ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि करना क्या है, समझा के करना क्या है, क्योंकि वो चैप्टर जो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए दिए हैं, क्वेश्चन नहीं बन के आते हैं। ये कह रहा है ओजोन से संबंधित कौन से कथन सही हैं, तो बताओ ओजोन से जुड़े हुए कौन सी बातें सही हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है ओजोन पर पृथ्वी तक पहुंचने वाली यूवी विकिरणों को बढ़ाने में मदद करते हैं। साफ गलत है भाई, ओजोन परत तो जो यूवी से बचाती है, नहीं तो सबको कैंसर ना हो जाए। ये कह रहा है ओजोन एक घातक जहर है, बिल्कुल सही। ये कह रहा है ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से बचाती है, बिल्कुल ठीक। ये कह रहे हैं ओजोन पर त्वचा कैंसर होने से रोकती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये कह रहा है ओजोन का निर्माण फ्लोरोकार्बन की मदद से होता है। उल्टा ये तो जहर है ओजोन के लिए। ओजोन को जो खराब कर रहा है वो क्या कर रहा है, CFC तो कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब जैसे ओजोन का है ना, तो ओजोन के आसपास की चीजें निकाल के अच्छे से कर लेना एक्स्ट्रा, कि ओजोन का जो है सिंबल क्या होता है, O3 होता है। ओजोन की ऐसा यूनिट क्या होता है, डॉप्सन होती है, ठीक है। ओजोन परत के फायदे क्या है, ठीक है, ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे जो क्वेश्चन आया ना इसके आसपास के भी तैयार कर लेना, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस मानवीय गतिविधि के परिणाम स्वरूप गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में वृद्धि हुई है, बताओ। अब इंसान ऐसी कौन सी हरकतें कर रहा है जिससे कि गैर जैव निम्नीकरणीय चीजें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पता है गैर जैव निम्नीकरण कौन सी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जमीन में अगर हो तो वो खत्म नहीं होते आसानी से, कई हजारों साल लग जाते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली हो गई, तो आप बताओ कौन सा इसमें से होगा आंसर सही? तो पैकेजिंग सामग्री तो हुई जो प्लास्टिक वाली है, बाकी तो सारी अच्छी चीजें लिखी हैं। और पता है कभी कभी ना क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आता, तो MCQ से ही हमें पता लग जाता है क्या आंसर लग रहा है। तो ऐसे किया करो, ठीक है। आगे सुनो, 8वें क्वेश्चन में ये अभिकथन और कारण वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को समझ नहीं आते। मैं बिल्कुल आसान तरीका बच्चों को बताता हूँ कि सबसे पहले चेक करो कि दोनों ट्रू हैं, फिर चेक करो नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है ऐसे। अब देखो पढ़ो, ये कह रहा है मटर के पौधे की लंबाई एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। ये कह रहा है कारण ये कि उस एंजाइम का जीन प्रोटीन बनाता है जो पौधे को लंबा होने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक, एंजाइम जो है प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, जो पौधे को लंबा करने में मदद करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में प्रोटीन होते हैं जो हम DNA कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको ये याद रखना। बिल्कुल ठीक लिखा है, कारण भी ठीक है, अभिकथन भी ठीक है, और कारण इसी का लिखा है, तो इसलिए ए आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये वाला ए हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है खाद्य श्रृंखला में गिद्ध में हमेशा कीटनाशकों की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। ये बताओ सच है गलत ना, क्योंकि गिद्ध तो सबसे लास्ट में आते हैं। आपने टॉपिक लेवल पढ़ा है, सबसे नीचे कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं, सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, फिर उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में कौन आता है? शाकाहारी। द्वितीय में कौन आता है? कौन आता है? मांसाहारी। तीसरे उसके बाद फिर सर्वाहारी। फिर इन सबको जो पर्यावरण को साफ करते हैं वो कौन करते हैं? गिद्ध करते हैं ना। और पता ही गिद्ध वगैरह कौन होते हैं? ये इनसे भी ऊपर है। गिद्ध कौन होते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, अपमार्जक, डिकम्पोजर होते हैं जो पर्यावरण को साफ करते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? तो आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पर इसने बोला कि गिद्ध हमेशा कीटनाशकों की मात्रा सबसे कम होती है, गलत लिखा है। अगर गिद्ध अंतिम पोषक स्तर पर आता है उसे पिछले पोषक स्तर की केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अगले टॉपिक लेवल में जाते हैं ना तो पीछे वाले से 10% लेके जाता है। और अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, अब बच्चे ने खाली ये समझा और आंसर कर लिया, फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तो आएगा नहीं सेम। उसने ये पढ़ लिया कि भाई जैसे जैसे वो आगे टॉपिक लेवल में बढ़ता है 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसके जैसे क्वेश्चन आगे मान लो पहले वाले में 2000 जूल है, तो दूसरे में कितनी जाएगी? 1 जीरो कम कर दो, मतलब 10%, 200। अगले वाले में और कम, 10, 20, अगले वाले में 2। तो जैसे पूछेगा वो। और अगर मान लो उसने सबसे लास्ट का 2 लिख दिया और पूछा कि इसमें क्या आएगा, तो अब 1 जीरो बढ़ाते रहो, 20, 200, 2000। वेरी गुड, जिन्होंने 2000 बोला ना, एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, इसका मतलब। 10वां क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है जंतुओं के विपरीत पौधों में कहीं उत्सर्जित उत्पाद नहीं होता क्योंकि वे भोजन नहीं खाते। इस कथन पर औचित्य से टिप्पणी कीजिए। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये ना क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर जो है ना आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ना CBSE की तरफ से आंसर शीट भी दी जाती है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर तो उसी में से सारे पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको लास्ट में सारे आंसर शीट दिखाऊंगा, ठीक है ना। MCQ मैं इस वीडियो में सारे आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न पता है क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। बायोलॉजी पहले एक तरफ कर दी गई, केमिस्ट्री एक तरफ, फिजिक्स एक तरफ, ताकि बच्चों को जो सबसे सेक्शन आसान लगता है वो पहले कर सके, ठीक है। तो एक सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ करने हैं। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। बाकी इसके आंसर शीट आपको लास्ट में दिखा दूंगा सारे, ठीक है। ये देखो पिक्चर आई है, इसके नाम आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि CBSE की गाइडेंस में ये कहा गया कि भाई पिक्चर देंगे तो बच्चों को उसके नाम लिखने होंगे, ठीक है। अब आगे सुनो, जो है खंड खा पर आ जाओ, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर खंड खा केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 17वें नंबर पर है, ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। पता है रेडॉक्स का क्या होता है? रेडॉक्स, ठीक है। देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एड, RED रेड, और ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स मतलब होता है अपचयन, उपचयन प्रक्रिया। देखो ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन कोई गेन कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये रेडॉक्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है बैलेंस होना चाहिए ना,
बैलेंस करना है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पे Fe2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा बताओ, P की जगह क्या आएगा, Fe कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी Fe2 होने चाहिए ना, तो P की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। देखो कितना सिंपल दिया है। अब यहाँ पे इससे और क्या पूछा है, और नीचे वाले में पूछा है, नीचे वाले में निकालना है, क्यों निकालना है, तो आपको पता ना कि क्यों कितना होगा। देखो कितना आसान है, याद रखो लेफ्ट टू राइट बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो पहले एच कितना है, यहाँ पे हमें पता लगाना एच, यहाँ गिनो एच कितने हैं। देखो ये 10 लिखा है ना, तो 10 क्या के 2 लिखा है, तो 10 दूनी 20 हो गए, तो एच 20 है, तो यहाँ पर क्योंकि ये कितना आएगा बताओ, 10 ही तो आएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आंसर इसका क्या आ गया, घा आ गया, क्योंकि हम इसे ऑप्शन से नहीं कर सकते, हमें इसे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। ये कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्साइड की प्रतिक्रिया के बारे में 4 कथन सूचीबद्ध है यहाँ पर। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है ना कौन कौन सी बातें सही लिखी हुई हैं। तो ये कह रहा है HCl लिया है हमने। देखिए ये कह रहा है कि ना हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारे पास एक बेस है, ठीक है, कि ऑक्साइड की प्रतिक्रिया बतानी है, इसमें से कौन कौन सी बातें सही लिखी। जैसे ये कह रहा है ऑक्साइड, बोल रहा है ऑक्साइड का ना इनसे रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्साइड का। ये कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब HCl डालेंगे, ठीक है, और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ ये कह रहा है अभिक्रिया करेगा। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। आपको बताने में से कौन कौन सी चीजें ठीक लिखी हैं, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना वो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसका आंसर ये एक तो ठीक है, क्योंकि इसने बोला ना कौन कौन से ठीक है, ये पूछ रहा है ये। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है ना, ये बोल रहे ना कि आपको यहाँ पे रिएक्शन बताने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से रिएक्शन करता है, तो इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरी रिएक्शन, उभयधर्मी बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों के दोनों रिएक्शन करते हैं, बाकी ये दोनों जो है नहीं करते। अब आपको कैसे पता चलेगा, या तो अपने सारे प्रैक्टिकल किए हो, नहीं तो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में जो लिखे हैं ना उतने आते हैं। अब ये आप देखोगे ना दोनों एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ठीक है, बाकी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक आधा दे ही देते हैं जिससे बहुत से प्रैक्टिकल करे हो, ठीक है। तो आप ये चैप्टर नंबर 3 में देखोगे ना आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो टॉपिक बता दूं 3.2 में देखना, 3.2.1 में देखना, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा टॉपिक, ठीक है, एनसीईआरटी में। फिर ये 19 क्वेश्चन पर है। ये क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन में कि परगनली P और Q में से प्रत्येक में लोहे की कील डाली जाती है, ठीक है, और जिसमें क्रमशः जलीय कॉपर सल्फेट सेकंड और जलीय सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इनमें में से कौन सी चीज सही निकल के आएगी। अब ये प्रैक्टिकल करा ना तो आप फटाफट बता दोगे कि जब लोहे की कील को जलीय कॉपर में डालते सल्फेट में या सिल्वर नाइट्रेट में डालते तो क्या रिएक्शन होगा। देखो चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा, जब लोहे की कील को हमने जो है कॉपर सल्फेट में डाला है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में ही एक्टिविटी देखी होगी। ये एक्टिविटी अगर आपने करी ना आप बता दोगे, तो ये भूरे रंग का हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा नीले रंग का कट गया, कोई अभिक्रिया नहीं ये भी कट गया, ये कोई प्रतिक्रिया ये भी कट गया, तो ये आराम से पता लग गया, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर दूसरा नहीं पता लग पा रहा ना सिल्वर नाइट्रेट का, तो हम पहले से आराम से पता लगा पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है देखो ध्यान से 20 क्वेश्चन में मिथाइल ऑरेंज को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है, तो प्रत्येक विल में मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या होगा। देख लो, एक आपने किस में मिलाया HCl में, एसिड में, दूसरा आपने बेस में मिलाया, तो आप बता सकते हो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा। देखो ये ना सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे पता लगता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। अब यहाँ बता दिया इसने इस बार कि ये एसिड है और ये बेस है, इस बार उल्टा दिया है, इसने बोल दिया कि एसिड है ये बेस है। आपको बताना है कि एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कौन सा कलर होगा और बेस में कौन सा कलर होगा, ठीक है। तो आप वही सपोर्टिंग मटेरियल निकालोगे ना, चैप्टर नंबर आपको पता है 3 है, पेज नंबर 18 पे निकालोगे तो उसमें आराम से आपको सारा बता रखा है, सारे बता रखे हैं इंडिकेटर, सारे प्राकृतिक भी बता रखे हैं और कृत्रिम भी बता रखे हैं। तो मिथाइल ऑरेंज का यहाँ पूछा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड में वो लाल रंग का हो जाएगा और जो बेस है वो आपका पीले रंग का हो जाएगा, बस, ठीक है। तो आप आराम से इसका आंसर बता दोगे क्या हो गया, खा, ठीक है। मतलब कहने का टेबल अगर आपको पता है ना, देख लो कैसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की बराबर मात्रा में घुलने पर सबसे अधिक पीएच का मान प्रदान करेगा। बताओ कौन सा पीएच का मान सबसे ज्यादा देगा। पता पीएच वैल्यू कितने से कितने तक होती है,
14 तक होती है ना, बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, 7 से कम जाओगे तो एसिड बन जाएगा, 7 से ऊपर जाओगे तो बेस बन जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पीएच का मान सबसे अधिक देगा। ठीक है, तो आपको पता है पीएच का मान सबसे अधिक कौन देता है, जो 7 से ऊपर होंगे वो, यानी कि बेस जो होंगे। देखो कितना घुमा के पूछा है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा बेस है। अब 2 बेस दे रखे हैं, तो सबसे खतरनाक बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो आप टेबल बनी हुई देखोगे ना, उसमें मिल जाएगा आपको। देखो पेज नंबर 22 पे निकालोगे ना सपोर्टिंग मटेरियल में, आपको वहां पे मिल जाएगा पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, 7 से कम एसिड होता है। देखो घुमा के पूछा है, क्योंकि जो पुराने पेपर आए होते हैं ना, उन्हीं को नए तरीके से पूछना जानता है वो। तो यहाँ पे सैम्पल पेपर से ये आइडिया लगता है कि इस बार पेपर कैसे बनने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाएगा तो दूधियापन गायब हो जाएगा, क्यों हो जाता है ऐसा। देखिए इसका जो आंसर है ना, वो आपको खा मिल जाएगा। और पेज नंबर आप 19 पे निकालोगे ना डीओ के सपोर्टिंग मटेरियल में, आप देखोगे वहां लिखा है ना CO2 को ज्यादा प्रभावित करेंगे तो क्या होगा, जल में घुलनशील हो जाएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड के जलीय घोल को सोडियम सल्फेट के जलीय घोल के साथ अभिक्रिया में बनने वाला जलीय घोल कौन सा होगा। ये तो आपने अगर एक्टिविटी करी है तो आप बता दोगे आराम से कि कौन सी चीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है बेरियम क्लोराइड लिखा है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, और उसमें सोडियम सल्फेट को हमने मिलाया है, तो जो जलीय घोल बनेगा वो कौन सा बनेगा। देखिए वैसे आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा नहीं पता तो, पेज नंबर आप 6 में निकालोगे आपको मिल जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लिखा है, ये ऐसे यही लिख दिया, ये तो हो नहीं सकता, है ना। सोडियम सल्फेट लिखा, ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट यहाँ लिखा हुआ, ये हो नहीं सकता। अब बचे 2, तो कौन सा हो सकता है। देखो ये आपने ना द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें एसिड बनती है पानी में जो नहीं घुलती। ठीक है, और यहाँ बोले जो घुल जाती है वो बताओ ना, तो ये जो बनेगा ये तो घुलेगा नहीं पानी में, और घुलने वाली कौन सी चीज बनेगी, NaCl। तो इसी को है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना आप पुराने पेपर उठा के देखो, पुराने पेपर देखोगे उसमें एक जगह लिखा था द्विविस्थापन के बारे में बताइए, फिर उसने थोड़ा चेंज करा, उसी क्वेश्चन को ढूंढ के उसने अवक्षेपण अभिक्रिया वाला दे दिया। अब उसी क्वेश्चन में ढूंढ के एक नई चीज ले आया कि कौन सी चीज घुलने वाली वो बता दो। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के दे देते हैं, उन्हीं में से नई चीज बना देते हैं। इसलिए हमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, उसको डीपली करना होता है, कुछ नहीं। जो आपने पढ़ा ना अपने पर विश्वास करो, उसको डीपली पढ़ो और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ पूछ के अपने से उसकी तैयारी करो। अब देखो सब आपको आता था, आप कहोगे सर अरे ये तो मुझे पता था। आप खुद देखोगे, कमेंट भी करना, मुझे बताना पता था नहीं पता था। अब देखो 24, ये कह रहा है कि ये देखो ये दे रखा है, ये कह रहे बताइए ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहे समजातीय श्रृंखला, आप बताइए ये सही है गलत है। ये इसे समजातीय श्रृंखला कहते हैं। होमोलॉजी सीरीज पढ़ी आपने, देखो यहाँ पे यहाँ दोनों में 4 और ये 8 और ये 6 आ गया, तो क्या इसको समजाती श्रेणी कहते हैं, ये श्रृंखला कहते हैं। देखिए जो समजाती श्रृंखला होती है ना उसमें CH2 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे तो C4 दोनों में सेम लिख दिया। अब आप कमेंट करके बताना जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग हो ना उसका नाम क्या होता है, जिसमें ढांचा अलग अलग होता है ना उसका नाम क्या होता है, कमेंट करके बताना। तो ये गलत है और ये बिल्कुल सही लिखा है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं। देखो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं, डबल और ट्रिपल असंतृप्त होते हैं। तो ये कह रहे हैं असंतृप्त है। देखो ना यहाँ पर ये देखो यहाँ पे C4 लिखा है और ये 8 और 6 है, और यहाँ पे 3 3 6। देखो मतलब कहने का क्या है, जब इसका डबल होता है ना, डबल होता है, डबल से 2 कम होता है, डबल होता है, डबल से 2 कम होता है, उसे असंतृप्त कहते हैं। पता ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n पढ़ा, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है CnH2n+2। देखिए आपको ये पता होना चाहिए जब हम कोई चीज जलाते हैं ना तो पता है कौन सा बॉन्ड अच्छा होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन कौन सा अच्छा होता है जलाने के लिए। जलाने के लिए जो होता है वो सिंगल बॉन्ड यानी कि संतृप्त अच्छा होता है। लेकिन कोई चीज हम खाते हैं ना तो उसके लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं और इनको घुमा के अब इस बार बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ दिया CBSE ने। ठीक है, तो अब ये बाकी के जो क्वेश्चन है तो ये तो हम बाद में देख लेंगे अगर टाइम मिला, नहीं तो आप आंसर शीट दे रखी है CBSE की तरफ से, उसमें से करेंगे। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा MCQ में ही। देखिए ये खंड गा है, ठीक है, तो
अब इसको मैं एमसीक्यू की वीडियो अलग से लेकर आ जाऊंगा, मुझे इससे पता भी लग जाएगा कि